हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियो। आज हम बात करने वाले हैं रिलैक्सेशन टाइम्स की। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि एमआरआई सिग्नल को रिसीव करने के लिए या जनरेट करने के लिए किन किन इवेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सारे इवेंट्स चाहे प्रिसीजन हो या प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी हो, उसके बाद जो उसका एक्चुअल में फ्लिप एंगल होता है, एंड देन वो फ्लिप एंगल किसकी वजह से मिलता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस। एंड देन जब हम आरएफ पल्स को ऑफ करते हैं तो हमें एक एमआर सिग्नल यानी फ्री इंडक्शन डीके रिसीव होता है। तो ये सारे इवेंट्स डिस्कस करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें एमआरआई में जानना होता है, वो है रिलैक्सेशन टाइम्स। क्योंकि इसी रिलैक्सेशन टाइम के बेसिस पर हमारे जो बॉडी में टिश्यूज हैं उनको अलग अलग कलर्स जो हैं मिलते हैं। कलर कोडिंग करता है हमारा सिस्टम, एमआरआई सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स रिसीव्ड। तो जैसे सबसे पहला आपको जानना होगा रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं और ये टाइम इवेंट क्या क्या होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको इमीडिएटली मिल सके। Relaxation times. When the RF pulse is switched off, the magnetization vector returns to equilibrium position. If you remember in the lecture which I have given about the MRI signal, तो उसमें मैंने बताया था जैसे ही हम RF पल्स को ऑफ करते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमारे एक्साइटेड स्टेट में थे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर डीकेज एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर्स ग्रोस। कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू करके बताता हूं। तो जो हमारा ये मान लेते हैं एक ट्रांसवर्स वेक्टर है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेक्टर है। तो जब हमने हाइड्रोजन प्रोटॉन नॉर्मल स्टेट में थे, जब रेडियो फ्रीक्वेंसी को अप्लाई नहीं किया था, उस पर्टिकुलर टाइम पर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन यहां पर प्रेजेंट था। बट जैसे ही आरएफ पल्स को ऑफ ऑन किया, ये एक्साइट होकर हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस में आ जाते हैं। फिर जब हमने हाइड्रोजन प्रोटॉन, अब ये यहां से सारे यहां आ गए हैं, जब हमने आरएफ पल्स को ऑफ किया तो ये अपने आप को ग्राउंड स्टेट पर लाने के लिए वापस से यहां पर आने लगेंगे। तो जो हाइड्रोजन प्रोटॉन यहां इस ट्रांसवर्स एक्सिस में थे वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जाने के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस से पूरी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आ जाते हैं। तो यही बताया कि जो आपका ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो डीके करता है एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो है वो ग्रो करता है। हेंस टू सिग्नल्स आर ऑब्टेन्ड, और इस प्रोसेस में हमें दो सिग्नल मिलते हैं। क्या क्या है? T1 द लॉन्गिट्यूडनल टाइम कांस्टेंट एंड T2 द ट्रांसवर्स टाइम कांस्टेंट। एक है जो हमें लॉन्गिट्यूडनल पर मिलने वाले सिग्नल को बताता है और दूसरा जो ट्रांसवर्स के लास्ट पार्ट को, लास्ट पोर्शन को, जो सबसे लास्ट में हमें सिग्नल रिसीव होता है उसके बारे में बताता है। तो दो टाइम कांस्टेंट हो गए हैं। ये बोथ आर अफेक्टेड बाय टिश्यू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री, और ये दोनों किस चीज से अफेक्ट होते हैं? हमारे जो टाइप ऑफ टिश्यूज हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में बोन है, एयर है, या फिर टिश्यूज हैं, या फैट है, या फिर आपके कोई फ्लूइड है, उन सबके बीच में जो भी उनका स्ट्रक्चर या केमिस्ट्री होगी, दैट इज एक्चुअली डिसाइडिंग पॉइंट कि ये T1 और T2 किस हिसाब से हमें रिसीव होंगे। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टिश्यूज कैन ऑल्टर T1 एंड T2। आपके दोनों ही टाइप के टिश्यूज, चाहे वो नॉर्मल टिश्यू हो या एबनॉर्मल टिश्यू हो, दोनों से आने वाले इनका जो ये टाइम कांस्टेंट है ये सेपरेट या चेंज हो सकते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू अगर देखने की कोशिश करें तो किस तरह से हमारा ये एक्साइटेशन होता है, एंड देन उसके बाद आपको ये एक्साइटेशन से ही पता चल जाएगा फिर ये हमारे वापस आने वाले हैं। तो जब हमने T0 था, T0 मतलब जब आपने 90 डिग्री आरएफ पल्स को ऑफ किया है, ये वो टाइम है। 90 डिग्री आरएफ पल्स को ऑफ किया तो सारे मैक्सिमम हमारे जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं वो ट्रांसवर्स एक्सिस में हैं। इस ट्रांसवर्स एक्सिस से अब ये इस पर्टिकुलर टाइम में यानी T1 टाइम में मैक्सिमम जो प्रोटॉन्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आने लग गए हैं। T2 टाइम आते आते सारे ही सिग्नल हमारे Z एक्सिस यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आ जाते हैं। तो ये डायग्राम हमें दिखाता है किस तरह से ये एक्साइटेड स्टेट में गए, और ये डायग्राम दिखाता है आरएफ ऑफ करने के बाद किस तरह से हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन अपने
इक्विलिब्रियम स्टेट में या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में वापस आते हैं। तो ये वाला जो T3 टाइम है, ये एक्चुअल में वो टाइम है जहां पर अब कोई भी सिग्नल नहीं बचता है, यहां से कुछ सिग्नल नहीं मिलेगा, यहां से भी हमें यूजफुल सिग्नल मिलेगा, यहां से भी मिलेगा, बट देर इज नो यूजफुल सिग्नल एट T0 एंड T3। T1 एंड T2 आर द टाइम इवेंट्स वेयर वी गेट द सिग्नल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे T1 रिलैक्सेशन टाइम की, which is also known as the spin lattice relaxation time, is a measure of how quickly the net magnetization vector recovers to its ground state in the direction of B naught। मतलब हम किस टाइम को कह रहे हैं कि कितना जल्दी आपके ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, यहां से जो हमारे नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो B नॉट की डायरेक्शन में आता है, ये हमारा कहलाता है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम, और you can say this is also known as T1 relaxation time। It is an exponential event and measured by a time constant T1। ये एक एक्सपोनेंशियल इवेंट है, ये जरूर होने वाला इवेंट है, और इसे हम T1 कांस्टेंट के थ्रू मेजर करते हैं। The T1 is a time required to recover 63% of longitudinal magnetization which is mz, और ऑलमोस्ट इतने टाइम में हमें 63% सिग्नल मिल जाता है। यानी T1 टाइम कांस्टेंट में 63% किसका मिल जाता है, जो आपके यहां से हाइड्रोजन प्रोटॉन सारे एक्साइट होके ट्रांसवर्स एक्सिस तक हमने पहुंचाए, अब इनको वापस लाने में जो 63% सिग्नल यहां तक आया वो T1 टाइम, और बाकी 100% आने में फिर उसके बाद का जो टाइम लगा दैट इज T3। सो प्रोटॉन्स lose energy to the surrounding tissue and the rate of energy loss depends on tissue composition। तो जब यह हाइड्रोजन प्रोटॉन एक से दूसरे एक्सिस में आ रहे हैं, यानी ट्रांसफर से लॉन्गिट्यूडनल में आते हैं, उस टाइम पर ये अपनी एनर्जी दूसरे सराउंडिंग टिश्यूज में ट्रांसफर करते हैं, और ये रेट कितना स्पीड में होगा और कितना स्लो होगा डिपेंड करता है टाइप ऑफ टिश्यू में। जितने हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पास होंगे उतना ज्यादा स्पीड में जो हमारे ये एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। सो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देखें तो किस तरह से हो रहा है, हमने हाइड्रोजन प्रोटॉन से पहले, जैसे एक बार वापस से ये स्टार्ट होगी अगर वीडियो, तो आप देखेंगे RF पल्स को सबसे पहले ऑफ किया। ये देखिए RF पल्स ऑफ हो गया है, आपके हाइड्रोजन प्रोटॉन सारे वाई एक्सिस में थे, ये रिकवर होना शुरू होते हैं, और रिकवर होने के लिए ये 63% वाला जो इवेंट है ये हमारा T1 है, और यहाँ 100% वाला इवेंट हमारा T2 कहलाता है। तो ये है T1 रिलैक्सेशन टाइम। जो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अगर आप ये समझ नहीं पाएंगे तो फिर एमआरआई आपको जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो T1 कहाँ है, जहां हमें अर्ली रिकवरी हो रही है। जैसे ही हमने RF पल्स को ऑफ किया तो जो इनिशियल टाइम में ही हमें मैक्सिमम सिग्नल जो मिल जाता है दैट इज नोन एज T1 रिलैक्सेशन। ये पैरामीटर्स हम एक्चुअल में सेलेक्ट करते हैं। जब भी आप एमआरआई परफॉर्म करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा वेदर यू वांट T1 रिलैक्सेशन टाइम और T2 रिलैक्सेशन टाइम, तो आपका सिस्टम उसी अकॉर्डिंगली काम करेगा। फिर आपका सिस्टम सिर्फ उन्हीं सिग्नल को कैप्चर करेगा जो हमें T1 इमेज देंगे, यानी जहां तक 63% सिग्नल मिलेगा वहां तक ही का सिग्नल आपका सिस्टम कैप्चर करेगा, बाकी सिग्नल को लॉस कर देगा। अगर T2 रिलैक्सेशन टाइम करना है तो शुरू वाले सिग्नल को छोड़ देगा और लेटर ऑन वाले सिग्नल को रिसीव करना शुरू करेगा। तो अकॉर्डिंगली हमारा सिस्टम वर्क करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीक्वेंस जो हमने अप्लाई किया है। So the relaxation time varies substantially from different tissue structure and pathologies। अगर आप इस रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो ये हर एक टिश्यू के हिसाब से चेंज होता है, जैसे हमने एमआरआई सिग्नल में भी डिस्कस किया था। So energy loss is more rapid in tissue that are more complex and T1 is short। जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज हैं हमारे, उनमें T1 क्या होता है, शॉर्ट होगा। जो बहुत पास होते हैं उनके अंदर एनर्जी लॉस इज स्लोअर इन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर एंड T1 इज लॉन्ग। ऐसे जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ा डिस्टेंस पर हैं तो T1 उनमें लॉन्ग होता है क्योंकि एनर्जी लॉस बहुत स्लोअर हो रहा है। इनमें एनर्जी लॉस रैपिड हो रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हैं, पास हैं। स्मॉल साइज एक्वस मॉलिक्यूल है वाइड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, लो मीडियम एंड हाई, लिटिल ओवरलैप, लॉन्ग T1। तो जब आप एक एक्वस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के वाइब्रेशंस हो सकते हैं, किसी में लो हो सकता है, किसी में मीडियम हो सकता है, किसी में हाई हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो सकती है चीजें। तो यहाँ पर जो T1 है वो बहुत लॉन्ग होता है। तो क्योंकि हमारा मैक्सिमम सिग्नल हमें 63% जहां तक मिल रहा है उसी टाइम में खत्म करना है, तो लॉन्ग टाइम तक वेट करने में यहाँ का जो T1 के सिग्नल्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। तो इसीलिए फिर जो आपका
एक्वस सॉल्यूशंस या जो आपका वाटर या CSF या ब्लड है वो कभी भी T1 में रिकवर नहीं होते हैं। Moderately sized molecule like lipids, proteins, and fats have more structured lattice, having increased overlap and most conductive for spin lattice relaxation with short T1. तो जो आपके moderately sized जो lattice हैं, like protein या fat या फिर आपके lipids होते हैं, इनमें पास स्ट्रक्चर हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोटोन टू अनदर प्रोटोन इज वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है और ये आपके shorter T1 टाइम हमें देता है. So in general, the inability to release energy to the lattice result in a relatively long T1 relaxation. किसकी बात हो रही है? अगर आपका कोई भी प्रोटोन अगर अपनी एनर्जी दूसरे प्रोटोन को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है तो फिर वो कैसा T1 देने वाला है हमें? एक लॉन्ग T1. Water has extremely long T1. Addition of water soluble proteins slows the molecular motion. अगर आप कोई वाटर सॉल्युबल प्रोटीन देते हैं तो फिर वो उसका मॉलिक्यूलर मोशन स्लो डाउन कर देता है और आपका वाटर है जो है इसका एक्सट्रीमली लॉन्ग T1 होता है. अदर देन दिस, बायोलॉजिकल टिश्यूज T1 रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 1 second in soft tissues and 1 to 4 second in aqueous tissues, then is CSF and water. तो आप कंपेयर करें तो अगर बायोलॉजिकल टिश्यूज यानी जो हमारे एक्चुअल में जो सॉफ्ट टिश्यूज या फैट या लिपिड्स हैं उनमें T1 रिलैक्सेशन टाइम कितना है? 0.1 से 1 सेकंड तक होता है, ये मैक्सिमम में 1 सेकंड, जबकि आपका 1 से 4 सेकंड यानी इसका जो मैक्सिमम था वो इसका मिनिमम है. यानी जो हमारे एक्वस सॉल्यूशंस हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट है उन सभी का जो मिनिमम रिलैक्सेशन टाइम वो 1 सेकेंड है और मैक्सिमम रिलैक्सेशन टाइम 4 सेकेंड है. इससे 4 टाइम ज्यादा है मैक्सिमम के, तो इतना ज्यादा देर तक रिकवरी होती है, इसी वजह से ये T1 लॉन्ग हो जाता है और ये हमें T1 इमेजेस में कभी भी नहीं दिखते हैं. फ्री वाटर, यूरिन, एमनियोटिक फ्लूइड, CSF एंड सॉल्ट सॉल्यूशन है लॉन्ग T1 और इसीलिए इन सभी के अंदर T1 क्या है? लॉन्ग है. टिश्यूज हैविंग हायर परसेंटेज ऑफ वाटर ऑलवेज हैव लॉन्ग T1 और ये तो ऑफ कोर्स जाएगा क्योंकि अगर टिश्यू में वाटर ज्यादा है तो उनका भी T1 लॉन्ग होगा. कॉम्पैक्ट बोन, टीथ, कैलकुलाई, मेटेलिक क्लिप्स हैव शॉर्ट T1 सिंस दे आर सॉलिड एंड रिजिड. और क्योंकि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये एक बोन है तो बोन के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं तो एनर्जी बहुत ही ज्यादा रैपिडली जो है हमारी ट्रांसफर हो जाती है. तो इतना पास होने की वजह से भी, या फिर जैसे टीथ हैं या कैलकुलाई हैं इनमें अगर बहुत क्लोजली प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो इतना रैपिड होने की वजह से इनका सिग्नल भी रिसीव प्रॉपर नहीं हो पाता है और ये डार्क दिखते हैं. कॉन्ट्रास्ट एजेंट डिक्रीज T1 रिलैक्सेशन बाय अलाउइंग फ्री प्रोटोन टू बिकम बाउंड. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक बाउल लिया और इस बाउल में वाटर था और उस वाटर में मैंने कॉन्ट्रास्ट एजेंट डाल दिया. गैडोलिनियम एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट है. सो इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट इन प्योर वाटर ड्रामेटिकली अफेक्ट्स T1 डिक्रीज फ्रॉम सेकंड्स टू मिली सेकंड्स. मतलब जो वाटर था इस वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने गैडोलिनियम का एक ड्रॉप भी डाला तो वो एक ड्रॉप क्या करने वाला है? इसके मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड कर देगा और इसका जो लॉन्ग T1 टाइम था वो रिड्यूस हो जाता है. तो इसीलिए जब भी आप MRI परफॉर्म करने जा रहे होंगे तो आप कॉन्ट्रास्ट के साथ कभी भी T2 सीक्वेंसेस नहीं लेते हैं. आप हमेशा कौन सा सीक्वेंस लेते हैं? T1, क्योंकि T2 में ऑलरेडी हमारा फ्लूइड व्हाइट ही दिखता है, बट जब हम गैडोलिनियम दे देंगे तो उसका इफेक्ट भी व्हाइट ही क्रिएट करता है. तो इसीलिए ये हमें किस में दिखने लगेगा? जो आपका ब्लैक दिखने वाला वाटर था जो T1 में ब्लैक दिखता था वो हमें व्हाइट नजर आने लगेगा बिकॉज ऑफ गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट. और रिलैक्सेशन टाइम सेकेंड्स से मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ गैडोलिनियम. दी अदर कैटेगरी ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज द T2 डीके. इसको हम और किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑल्सो नोन एज स्पिन रिलैक्सेशन और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन. रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव dephasing of spinning dipoles resulting in decay in the magnetization in the transverse plane MXY. ये हमारा MXY प्लेन है. इस प्लेन से जो हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन है यहां से यहां तक जो आ रहे हैं इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें जो देर से रिकवर होने वाले जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, टिश्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है. सो दैट इज नोन एज T2 decay. Following a radio frequency pulse, this form of relaxation occurs with the time constant T2. जब आप
रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स स्टार्ट करते हैं, आरएफ को ऑफ करते हैं, तो T2 कांस्टेंट के साथ ही ये T2 डीके स्टार्ट होगा. इट इज द टाइम टेकन टू रिड्यूस द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर टू 30% ऑफ द पीक वैल्यू. पीक वैल्यू मतलब जहां पर हमारा मान लेते हैं 63% यहां कंप्लीट हुआ, तो यहां से यहां तक का जो टाइम था दैट इज नोन एज योर दी T2 डीके, यानी यहां से ये खत्म होगा और इधर की तरफ ये इंक्रीज होगा. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज T2 डीके. तो यहां से आपको दिखाया गया है कि MXY जो है डीके हो रहा है और MZ जो है हमारा ग्रो कर रहा है, और वो भी टाइम के साथ. तो ये आपको T2 डीके दिखाया जाता है. सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो यहां से स्टार्ट होता है, ये हमारा Z है, यहां पर T2 का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है. बट जब आप यहां पर आते हैं तो हमें देखेंगे मैक्सिमम सिग्नल T2 का रिसीव हो रहा है, जब हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन Y एक्सिस X एक्सिस से अपने आप को ग्रो करते हुए Z एक्सिस की तरफ चल रहे हैं. यहां पर एकदम जीरो. उसके बाद इधर आते आते आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, बट ये रिकवरी T1 में होती है, ये रिकवरी T2 में नहीं है. यहां आते आते आपको T2 मिलेगा. इस पर्टिकुलर पूरे एरिया में आपको सिर्फ T1 की रिकवरी मिलती है. सो स्मॉल मोबाइल मॉलिक्यूल इन एमॉर्फस लिक्विड एग्जिबिट लॉन्ग T2. एग्जाम्पल फ्री वाटर. अगर कहीं पर भी हमारे मोबाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमॉर्फस लिक्विड होता है, तो उनमें लॉन्गर T2 होता है, जैसे कि फ्री वाटर कहीं पर है. देयर फास्ट एंड रैपिड मॉलिक्यूलर मोशन रिड्यूसेस और कैंसल्स इंट्रिंसिक मैग्नेटिक इनहोमोजेनिटीज ऑफ द स्पिन. तो जो आपके इतना फास्ट और रैपिड मॉलिक्यूलर मोशन करने वाले यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, ये एक दूसरे के इंट्रिंसिक मैग्नेटिक इनहोमोजेनिटीज को क्या कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं. सो लाइटर मॉलिक्यूल्स आर इन रैपिड थर्मल मोशन, इट smoothens the local field variation, hence long T2. तो यहाँ पर जितने भी हमारे लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही रैपिड मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल प्रेजेंस, वहां पर जो हीट प्रेजेंट है, और ये लोकल फील्ड में वेरिएशंस क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ही हमें लॉन्गर T2 मिलता है. Thus free water, urine, amniotic fluid, CSF, solutions of salt has long T2. If you remember, ये लॉन्ग T2 का मतलब है T1 लॉन्ग था तो वहां रिकवर नहीं हुआ है, यहां पर रिकवर होगा. ये ग्रेटर द परसेंट ऑफ फ्री वाटर इन टिश्यू लॉन्गर द T2. एग्जांपल स्प्लीन इज ग्रेटर देन लिवर, रीनल मेड्यूला इज ग्रेटर देन कॉर्टेक्स. मतलब स्प्लीन में क्योंकि ब्लड ज्यादा होता है लिवर के कंपैरिजन में, तो यहाँ T2 ज्यादा होगा. किडनी का जो मेड्यूला है वो कॉर्टेक्स के कंपैरिजन में उसमें ज्यादा लिक्विड प्रेजेंट होता है, देन मेड्यूला इज having a longer T2. Water bound to the surface of protein or other large molecule moves slowly, shorter the T2. Example hydrogen in fat. अगर कहीं पर water जो है बाउंडेड है प्रोटीन्स के साथ या लार्जर मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर वो स्लो मूवमेंट करते हैं. अगर वो स्लो मूवमेंट करेंगे तो उनकी एनर्जी रैपिडली लॉस हो जाती है. इसीलिए फैट में जो T2 होता है वो शॉर्टर होता है. लार्ज नॉन मूविंग स्ट्रक्चर हैव अ वेरी शॉर्ट T2. एग्जांपल कॉम्पैक्ट बोन, टीथ, कैल्कुलाई एंड मेटालिक क्लिप्स. और जो मैंने अभी आपको इसके जस्ट पहले T1 में बताया, तो T1 में क्या था, इनका इतना शॉर्ट होने की वजह से T1 में ही रिकवरी नहीं हो रही थी, तो T2 में तो रिकवरी होना इम्पॉसिबल है. तो इनका जो T2 है बहुत ही शॉर्ट होता है. जब मैं T2 रिलैक्सेशन टाइम के लिए सीक्वेंस सेलेक्ट करूंगा तो मेरा सिस्टम इनके सिग्नल को बहुत इनिशियल स्टेज में ही लूज कर चुका होगा, तो इनको इमेज पे शो करना पॉसिबल नहीं होता है. तो जहां के सिग्नल रिसीव नहीं होते हैं फिर वो इस इमेज में डार्क नजर आएंगे. अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम 63% ऑफ सिग्नल हमें कहां पर मिलता है, आपके T1 में, एंड रिमेनिंग 37% मिलता है T2 में. तो इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो वाटर और CSF का देखेंगे T1 रिलैक्सेशन टाइम 4000 है, तो कभी भी ये रिसीव ही नहीं होता है T1 में. ये हमेशा कहां पर रिसीव होगा, जो 2000 मिली सेकेंड है यहां पर रिसीव होगा. और ग्रे मैटर का यहाँ 900 है, यहाँ 900 मसल का है T1, लिवर का 500 है, फैट का 250 है, टेंडन का 400 है, प्रोटीन का 250 है, आइस का 500 है. तो ये जितनी भी चीजें हैं जो सिर्फ ये सेंटर के हैं यही हमें T1 में नजर आते हैं. T1 में, उसके बाद T2 में आपको जो बेस्ट दिखना है वो दिखेगा आपको
वाटर या CSF, ये सब हमें T2 में नजर नहीं आते हैं। चाहे वो मतलब दिखेंगे, ब्राइट नहीं दिखेंगे, ये डार्क दिखेंगे। जैसे आपका ग्रे मैटर है, आपका मसल्स हैं, लिवर है, फैट है, टेंडन है या प्रोटीन्स हैं, और ये तो आपको यहाँ पे भी नहीं दिखने वाला है। तो इन सभी चीजों को अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आइदर ग्रे दिखेंगे या व्हाइटिश ग्रे दिखेंगे या ब्लैकिश ग्रे दिखेंगे, बट आपको ये व्हाइट नहीं नजर आएंगे। ये जितने स्ट्रक्चर हैं ये हमें ग्रे नजर आते हैं, फैट जो है वो हमें व्हाइट नजर आता है। तो जितना जल्दी रिकवर होने वाले या प्रोटीन्स हैं, जितना जल्दी रिकवर होने वाले होंगे वो T1 में हमें व्हाइट दिखेंगे, जो देर से रिकवर करने वाले हैं वो T2 में हमें व्हाइट दिखते हैं। तो ये थे रिलैक्सेशन टाइम्स फॉर MRI, मतलब जब हमने ये हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलरली RF पल्स को अप्लाई किया, ये एक्साइटेड स्टेट में गए और अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ट्रांसवर्स एक्सिस में आ गए। ट्रांसवर्स एक्सिस में आने के बाद जब हमने इस RF पल्स को ऑफ कर दिया तो ये यहां से वापस जब अपने इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आते हैं तो पहला इवेंट यानी 63% सिग्नल को रिसीव करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज T1 टाइम कांस्टेंट, और रिमेनिंग 37 के लिए जो टाइम लगता है दैट इज T2 टाइम कांस्टेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड T1 एंड T2। दोनों में आपको जो ऑर्गन्स हैं या जो भी पार्ट्स हम देख रहे हैं बॉडी के, उनकी विजिबिलिटी डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रिकवरी टाइम पीरियड ऑफ बोथ ऑफ देम। तो इसको याद रखना और इसको समझना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि अगर आपका MRI को जानना है, MRI को आगे परफॉर्म करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज T1 एंड व्हाट इज T2, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर डिसाइड होगा। और आपका सिस्टम कैसे T1 T2 को समझता है, तो आप कमांड देते हैं, आप कमांड देते हैं दैट यू नीड T1 सजाइटल और T1 एक्सियल और T1 कोरोनल। तो जब आप T1 लेंगे और एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो आपका सिस्टम सिर्फ T1 का सिग्नल जो है कैप्चर करके आपको देगा, और अगर आप T2 सेलेक्ट करते हैं तो आपका सिस्टम सिर्फ T2 का ही सिग्नल रिसीव करेगा, बाकी का सारा सिग्नल लॉस कर देगा। तो इस तरह से जो हमारा ये MRI सिस्टम है ये वर्क करता है। हमारे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please press the bell icon, share with your friends, family, and everyone who should understand the MRI. Thank you so much. Have a good day.